हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं हमारा, ठीक है। एंड उस यूनिट नंबर 3 में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हाँ हमारा किस तरीके से हम यहाँ पे अपनी अप्रोच यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो यूनिट नंबर 3 है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल की है। एंड दिस इज़ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज करके भी, आपने यूट्यूब पे भी कमेंट करके बहुत बार बोला है। सो उसके बारे में ही अब हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका जो यूनिट है उसमें एक चैप्टर नंबर 16 है। एंड 16 का नाम है आपका RBC, ठीक है। RBC एंड न्यू केन्जियन मॉडल, ठीक है। RBC एंड न्यू केन्जियन मॉडल, ठीक है। सो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के क्या क्या फॉर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। एंड ये जो मॉडल्स हैं वो एग्जैक्टली क्या डिपिक्ट करते हैं, क्यों इमर्ज हुए, ये भी हम देखेंगे। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज़ मोर और लेस ऑफ द थियोरेटिकल साइड, बट रिमेंबर वन थिंग, दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ नॉट थ्योरी, दिस इज़ टोटली graphical, or this is a bit technical. Okay, so now moving forward in this chapter we will wind up this video in a very short and crisp form, ताकि सारी चीज़ें वन टू वन आपको पता लगे। आई हैव ओपन द रीडिंग्स, ताकि आपको ये इंश्योर हो जाए कि हाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो रीडिंग्स का ही है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर इस चैप्टर में बात हुई गई है हमारी 3 इक्वेशन मॉडल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 3 इक्वेशन मॉडल। एंड यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपका RBC तो है, ठीक है, जो आपको पढ़ना है यहाँ पर। सो उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन में यहाँ पर आपको कुछ कहानियाँ बताई गई हैं कि हाँ, कि जो आपका NK यानी कि न्यू केन्जियन मॉडल होता है, एंड आपका 3 इक्वेशन मॉडल होता है। 3 इक्वेशन मॉडल आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, आपको याद है, एंड उसको आप ISPC-MR मॉडल भी कहते थे, ठीक है। तो NK मॉडल एंड 3 केन्जियन मॉडल, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 इक्वेशन मॉडल का देखते हैं। देखो 3 इक्वेशन मॉडल में आपके जो आते हैं वो आपके इसको हम ISPC-MR मॉडल भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 इक्वेशन मॉडल को। एंड ऑल्सो आपका इसमें जो एक्टर्स हैं, यानी कि जो भी एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो आपके यहाँ पर जो इन्वॉल्व होते हैं वो आपके सिंपली ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारा जो NK अप्रोच है एंड जो आपका 3 इक्वेशन अप्रोच है, ये दोनों जो पैरामीटर हैं और जो एजेंट्स हैं उनके बिहाफ पे थोड़ी डिफ़र करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें 3 इक्वेशन मॉडल में सिर्फ हमारे 2 एजेंट्स हमारे कवर होते हैं। 3 इक्वेशन मॉडल में आपके 2 एजेंट्स जो हैं वो कवर होते हैं। पहला एजेंट होता है आपका सेंट्रल बैंक एंड दूसरा एजेंट होते हैं आपके फॉरेक्स मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं NK अप्रोच और न्यू केन्जियन अप्रोच की बात करूँ, सो उसमें आपके सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं। तो ऑल द फैक्टर्स आर इंक्लूडेड हेयर। एंड ऑल कौन कौन से हैं, जिसमें आपका हाउस होल्ड भी इंक्लूडेड है, वेज एंड प्राइस सेटर्स भी इंक्लूडेड है, सेंट्रल बैंक भी इंक्लूडेड है, एंड ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी इंक्लूडेड है। यानी कि आपका 3 इक्वेशन मॉडल में सिर्फ दो फैक्टर्स आपके इंक्लूडेड है, एंड आपके न्यू केन्जियन में फोर आपके फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। ऑन द अदर हैंड न्यू केन्जियन मॉडल को हम यहाँ पर डायनेमिक स्टोकेस्टिक एंड जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल, आप इस चैप्टर में यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हो आप NK DSGE मॉडल, ठीक है। एंड इन दैट NK DSGE मॉडल आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर किस तरीके से ये मॉडल वर्क करता है एंड इसकी क्या इमरजेंस हुई, ठीक है। सो इसलिए NK वाला जो यानी न्यू केन्जियन मॉडल है उसमें हम डायनामिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम का जो फैक्टर है वो यहाँ पर एसोसिएट करके चलते हैं। लेकिन 3rd इक्वेशन मॉडल में और 3 इक्वेशन मॉडल में ऐसा कोई भी फैक्टर DSGE का हम यहाँ पर मिलाते नहीं हैं, और ये ऐसा कोई भी फैक्टर यहाँ पे 3 इक्वेशन मॉडल से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। सो इस फर्स्ट स्लाइड पे और इस फर्स्ट पेज पे यही बताया गया है, सिंपली स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द NK अप्रोच और द 3 इक्वेशन अप्रोच, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे RBC का इंट्रोडक्शन हुआ है। तो RBC मॉडल एंड NK मॉडल से आपस में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी जो है वो यहाँ पर
शेयर करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम एन के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। देखो, जो आरबीसी मॉडल होता है ना, उसमें कोई भी पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं होती है, यानी कि सेंट्रल बैंक उसमें अपना कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगा। पॉलिसी मेकर्स जो भी आपका इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेजर्स लेते हैं वो आरबीसी मॉडल में नहीं लेते हैं। लेकिन हमारा एन के डी एस जी एन के जो मॉडल होता है, खाली एन के मॉडल जो होता है, उसमें जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं दे इंटरवीन, और पॉलिसी मेकर मतलब सेंट्रल बैंक्स के जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो सारे इंटरवीन करते हैं, एंड आपका जो भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेजर्स लेने होते हैं वो आपका लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, आप जैसे कि देखते हो कि हमारे यहाँ पे इंडिया में सेंट्रल बैंक है, ठीक है। सेंट्रल बैंक कौन सा है अपना? आरबीआई, ठीक है। एंड आरबीआई जब भी कोई भी सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पर भी उसे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, ये पाई है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, तो वो अपने जैसे रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट यहाँ पर बढ़ा देता है। इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, वो सारा कुछ बढ़ा देता है। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन हमारी जो है वो कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता है, तो यानी कि वो मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी रोल है वो खाली एन के मॉडल्स में आता है, ठीक है। एंड हमारा आरबीसी मॉडल्स में वो मॉनेटरी पॉलिसी का जो रोल है वो नहीं आता। ओनली दीज आर इंक्लूडेड इन एन के मॉडल्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड इसलिए हम आरबीसी मॉडल को कहते हैं इक्विलिब्रियम मॉडल, एंड हमारा एन के मॉडल को कहते हैं हम डिसइक्विलिब्रियम मॉडल, ठीक है। तो वैसे तो डिसइक्विलिब्रियम आप कहें ना कहें उसका बात अलग है, लेकिन हाँ, जो एन के मॉडल है ना वो अपनी सिमिलैरिटी आरबीसी के संग एंड थ्री इक्वेशन के संग, ऑल दो एन के मॉडल एंड थ्री इक्वेशन मॉडल आपस में कंट्रास्ट करते हैं, बट ऑन सम ग्राउंड्स दे आर सेम। लाइकवाइज आपका आरबीसी मॉडल एंड एन के मॉडल आपस में सिमिलैरिटी को शेयर करते हैं, बट ऑन सम ग्राउंड्स ऑल्सो दे आर डिफरेंट। सो हम आगे पढ़ेंगे किस ग्राउंड्स में वो डिफरेंट है एंड किस ग्राउंड में ये एन के मॉडल आरबीसी एंड थ्री इक्वेशन के संग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस दोनों को आपका शेयर करता है। सो जो हमारा न्यू केनेजियन मॉडल होता है ना, देखो सबसे अब यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रीफ दिया गया है। न्यू केनेजियन मॉडल जो होता है उसमें आपका क्या रहता है, यहाँ पर स्टिकी प्राइसेस रहते हैं। तो इन द न्यू केनेजियन मॉडल देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ प्राइस स्टिकीनेस, मतलब यहाँ पर प्राइस को हम जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, प्राइस इज स्टिकी, ठीक है। एंड देयर फोर ड्यू टू प्राइस स्टिकीनेस हेयर अराइव्स द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक और द पॉलिसी मेकर्स टू फॉर्मुलेट द आवर इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। तो सेंट्रल बैंक इसीलिए ही यहाँ पर उसका रोल आता है। लेकिन लेकिन आरबीसी मॉडल में हमारी प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम फिनोमेना रहता है, एंड इसी की वजह से हमारा क्या होता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमें कोई भी पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो चूँकि यहाँ पर कोई भी हमारा, ठीक है, सो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा भी है देर आर नो इम्परफेक्शंस, ठीक है। यानी कि इम्परफेक्शंस कौन सी यहाँ पर, जैसे एन के डी एच जी मॉडल में इम्परफेक्शन क्या थी, प्राइस स्टिकीनेस, बट दैट imperfection is not found in our RBC model, therefore we do not need any intervention of any policy maker, ठीक है। सो एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, सपोज ये आपका सोलो मॉडल है, ठीक है, ये आपका सोलो है, ठीक है। एंड सोलो में अगर आप टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स प्लस रेशनल एक्सपेक्टेशंस को ऐड कर रहे हैं, तो आपका क्या मिल रहा है, आपको आरबीसी मॉडल मिल रहा है। मतलब आरबीसी मॉडल इज अ derived फॉर्म ऑफ द सोलो मॉडल इफ वी एड द टेक्नोलॉजिकल शॉक्स एंड द रेशनल एक्सपेक्टेशन पार्ट टू द सोलो और द नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। सोलो को हम नियो क्लासिकल मॉडल भी कहते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, आरबीसी मॉडल मिलेगा, ठीक है। सो यही बात यहाँ पर आपकी कही गई है कि हेयर इज़ अ
possibility, or here is the involvement in the RBC model of a technological shock and the rational expectation. rational expectation किससे जताएंगे कि वहाँ पर जो भी हाउस होल्ड हैं और हमारे जो एजेंट्स हैं वो अपना जो डिसीजन है वो ऑप्टिमली एडजस्ट कर सकते हैं कि उनको कितना टाइम अपना काम करना है एंड कितना टाइम उन्हें अपना लीजर का छोड़ना है। मतलब हाउस होल्ड्स जो हैं वो यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे आरबीसी मॉडल में कि वो अपनी ऑप्टिमली चॉइसेस को डिफाइन कर पाएँ, कि वो बता पाएँ कि हमारा लेबर एंड लीजर चॉइस, लेबर एंड लीजर के आवर कितने होंगे। ठीक है, तो मतलब दे आर प्लेइंग रोल इन द लेबर लीजर पॉलिसी। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ द एंड ऑल्सो, तो उनका क्या है यहाँ पर कि जो भी हमारी पॉलिसी चेंज होंगे, जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल शॉक्स आएंगे उनके रिस्पेक्ट में हम ही यहाँ पर डिसीजन लेंगे एंड दैट डिसीजन विल बी ऑप्टिमली एडजस्टेड अबाउट आवर लेबर एंड लीजर आवर्स। ओके, सो हमारा एन के मॉडल में मैंने बता दिया कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है। ठीक है, बाय द सेंट्रल बैंक, पॉलिसी मेकर का इंटरवेंशन होता है यहाँ पर एन के मॉडल में, बट हमारा आरबीसी मॉडल में सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन नहीं होता। थोड़ा आरबीसी मॉडल के बारे में और पढ़ लेते हैं जो कि चैप्टर का ही नाम है। तो आरबीसी मॉडल हमारे रॉबर्ट ल्यूकस एंड 3 मोर इकोनॉमिस्ट, ठीक है, उन्होंने डेवलप करा है। तो ये नाम इन सब तीनों के हैं। ठीक है, ये नाम है, पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव क्या था कि न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में, यानी कि सोलो मॉडल में मैंने ऐसे बताया, सोलो मॉडल में अगर हम टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, रेशनल एक्सपेक्टेशंस को ऐड कर देंगे तो आरबीसी मॉडल मिल जाएगा। प्लस इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो तुम, वो होता है तुम्हारा इंटरटेम्पोरल, थोड़ा राइटिंग देखो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, इंटरटेम्पोरल ऑप्टिमाइजिंग डिसीजंस। ठीक है, और इंटरटेम्पोरल ऑप्टिमाइजेशन डिसीजन ऑफ द लेबर एंड लीजर। ठीक है, इंटरटेम्पोरल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एजेंट्स यहाँ पर आपका है। मतलब जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल शॉक्स आएंगे अकॉर्डिंग टू आवर रेशनल एक्सपेक्टेशन, हम यहाँ पर अपनी इंटरटेम्पोरली अपनी ऑप्टिमाइज करेंगे, अपनी जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी शॉक्स आएंगे, एंड हम उसको अपने अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज कर देंगे। वी डू नॉट नीड एनी पॉलिसी इंटरवेंशन। ठीक है, हाउस होल्ड्स का यहाँ पर ये रोल है आरबीसी मॉडल में। तो आरबीसी मॉडल जो है वो आपका थोड़ा डिफाइंड और द मॉडिफाइड वर्जन है आपका रामसे मॉडल का, रामसे वर्जन ऑफ द सोलो मॉडल। रामसे में आपका क्या होता था कि आपका जो सेविंग रेशियो है वो कांस्टेंट रहता था, बट आपका आरबीसी मॉडल चूँकि इसका मॉडिफाइड वर्जन है तो उसमें हमें क्या करेंगे, अब हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड आपका ऑप्टिमाइजिंग एजेंट्स हैं, यानी कि दे आर द ऑप्टिमाइजिंग एजेंट्स, दे विल टेक केयर ऑफ देयर डिसीजंस, वो अपने आप अपनी डिसीजन कर लेंगे। तो वो आपका अपना ऑप्टिमाइजिंग सेविंग रेट यहाँ पर डिसाइड करेंगे और चूज़ करेंगे। ठीक है, with respect to their rational expectation and the technological shocks। ठीक है, थोड़े कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे। अभी कीवर्ड मैंने कई बार रिपीट कर दिए, टेक्नोलॉजिकल शॉक, रेशनल एक्सपेक्टेशन, तो ये कीवर्ड पे ध्यान देंगे तो अपने आप आंसर बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, ओके, ये चीज़ मैंने बता दी है। ठीक है, सो ये भी मैंने बता दी है कि आरबीसी मॉडल जो है वो आपका इक्विलिब्रियम फिनोमिना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका 3 इक्वेशन मॉडल और एन के मॉडल की, तो वो आपके डिसइक्विलिब्रियम मॉडल्स हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो भी मेजर शॉक्स आएंगे, ठीक है, जो भी शॉक्स आएंगे, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रेशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ द एजेंट्स और द हाउस होल्ड्स, ठीक है, दे विल टेक द ऑप्टिमली डिसीजन ऑफ द लेबर लीजर सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर इन विच हाउस होल्ड यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कितना काम उन्हें करना है। देयरफॉर दे आर मेकिंग द ऑप्टिमल चॉइस रिगार्डिंग द लेबर लीजर, मतलब कितना काम उन्हें करना है, कितने घंटे उन्हें खाली बैठना है। ठीक है, कितना उनका कंजम्पशन सेविंग होगा वो भी हाउस होल्ड डिसाइड करेंगे। वर्किंग लीजर चॉइस भी उन्हीं की ही होगी, लीजर कंजम्पशन ईच पीरियड का भी वही डिसाइड करेंगे। एंड ऑल्सो इंटर टेम्पोरल इलास्टिसिटी ऑफ लेबर सप्लाई, देखो ये थोड़ी नई टर्म है, यहाँ पे देखेंगे जरा। इंटर टेम्पोरल इलास्टिसिटी ऑफ लेबर सप्लाई का मतलब क्या होता है कि अगर वो यहाँ पर अपना वर्किंग आवर में थोड़ा बहुत परसेंटेज चेंज कर रहे हैं
तो उनसे उनकी वेजेस में कितना चेंज आएगा, या फिर वाइस वर्सा अगर उनकी वेजेस में चेंज आ रहा है किसी परसेंट का, तो उससे उनका वर्किंग आवर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आपका होता है इंटर टेम्पोरल इलास्टिसिटी ऑफ बजट ऑफ लेबर सप्लाई। जैसे सपोज वो पहले काम करते थे, पहले उनकी इनकम थी 50,000, अब उनकी इनकम हो गई है 70,000, तो वो भाई जिसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो तो फिर काम कहाँ करना चाहेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे मॉडल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो देखो ये तो थोड़ा ना थ्योरेटिकल पार्ट रह जाता है, आप इसको नोट्स से रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स मैंने यहाँ पर मेरी ड्राइव लिंक है, उस प्रीमियम ड्राइव लिंक में पूरा जो है वो मैंने यहाँ पर कर रखे हैं। यहाँ पे मेरे नोट्स अपलोड बिजनेस साइकिल के फोल्डर में शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, नोट्स ऑफ ऑल चैप्टर्स, हैंड रिटन सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सभी आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी प्रीमियम ड्राइव लिंक पे, तो उसको आप जाके गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ अभी कौन सा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ताकि यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टी ना हो। तो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर जिस पे आपको करना है 8595915065। सो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस पे जाके आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि वी वांट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल नोट्स। ओके, एंड वहाँ पे जाके इसकी एक्सेस आपको मिल जाएगी। ठीक, सो उसका कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, सिंपली आपको इसको करना है एंड डेफिनेटली यू विल गेट द नोट्स देयर। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। ओके, ये रहा आपका, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये रहा, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर, जी ये जैसे मैंने बताया था, देखो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ तो आपको नोट्स में से पढ़ लेनी है। बाकी जो मेजर मेजर था आरपीसी मॉडल में कि यहाँ पर आपका क्या है, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, प्राइस स्टिकनेस नहीं रहेगी, एंड ऑल्सो इसी वजह से ये यहाँ पर इफेक्टिव भी माना जाता है, एफिशिएंट भी माना जाता है, बेस्ट फिट भी रहता है फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल प्राइसिंग है, एंड ऑल्सो यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा वो यहाँ पर हाउस होल्ड्स लेते हैं, एंड देयर फोर दे मेक द इंटरटेम्पोरली ऑप्टिमल चॉइसेस रिगार्डिंग द लेबर लीजर चॉइस। ओके, एंड ऑल्सो इसका एक और कीवर्ड था कि दिस इज एन इक्विलिब्रियम फिनोमिना, देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द सेंट्रल बैंक हेयर। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें तो हाउस होल्ड ही कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे 6 यहाँ पर अजम्पशंस भी लिखी हैं, देखो आरबीसी मॉडल की, कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एजेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, एंड एक्सपेक्टेशन जो है रेशनल एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड ये वाला डायग्राम आप कर सकते हैं, बाकी इतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ आप देख लेना, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास समझाने का नहीं है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट आगे आएगा अभी। ठीक है, तो द इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सो कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल शॉक्स हमारे आते हैं, ये आपकी अजम्पशन होती है आरबीसी मॉडल में। तो लॉन्ग रन प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड देन आपका शॉर्ट रन इसमें गिवन नहीं है, शॉर्ट रन प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक्स में गिवन है, ये बुक में है, एक पेज आपका स्किप हो गया है तो आप बुक में से ही पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पे हो चुका है। ओके, सो अब मैं यहाँ पर थोड़ा नई चीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, एंड वो है आपका थोड़ा टेक्निकल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब इसे बहुत ध्यान से सुनना है आप सभी को। वो है आपका न्यू केनेजियन, वो है आपका न्यू केनेजियन फिलिप्स कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे हम एनकेपीसी मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। एनकेपीसी मॉडल का मतलब है न्यू केनेजियन फिलिप्स कर्व। तो न्यू केनेजियन फिलिप्स कर्व जो है वो आरबीसी मॉडल के कई स्फेयर्स में तो वो यहाँ पर सिमिलैरिटी दिखाएगा, एंड कई स्फेयर्स में यहाँ पर डिससिमिलैरिटी भी दिखाएगा। ठीक है, सो मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया था कि एनकेपीसी मॉडल इज शोइंग सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द आरबीसी एज वेल एज द थर्ड इक्वेशन और थ्री इक्वेशन मॉडल। ओके, सो एनकेपीसी मॉडल जो है वो यहाँ पर कुछ इसके यहाँ पे फीचर्स हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो रिलेशन बताएगा वो यहाँ पे बताएगा इन्फ्लेशन के बीच में एंड आउटपुट गैप। आउटपुट गैप को हम यहाँ इसकी इक्वेशन में एक्स टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में यहाँ पर रिलेशन बताएगा हमारा एनकेपीसी मॉडल, ठीक है। तो एनकेपीसी मॉडल जो है ना वो कैल्वो प्राइसिंग मॉडल पर बेस्ड है। कैल्वो प्राइसिंग क्या है, देखो यहाँ पर ये डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा जो है वो कैल्वो प्राइसिंग को दिखा रहा है। कैल्वो प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, देखो
कैल्वो प्राइसिंग का मतलब हमारा ये होता है कि जैसे कुछ फर्म्स हैं, ठीक है, तो नॉट ऑल फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट देयर प्राइसेस, ठीक है, सारी फर्म्स अपने प्राइसेस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, देयरफॉर उनका जो रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेशन होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो इसी को ही हम कहते हैं कैल्वो प्राइसिंग, जो है वो यही डिनोट करता है कि नॉट ऑल फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट देयर प्राइसेस, ठीक है, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट देयर प्राइसेस इन ईच पीरियड। So here is our equation and you have to learn this. This is our important equation. तो पाई टी, सो हेयर आई एम, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, पाई टी जो है वो आपका इन्फ्लेशन है, ठीक है, फॉर टाइम पीरियड टी, एंड ये हमारा क्या है, ई टी इंटू पाई टी प्लस वन, तो ये आपका इन्फ्लेशन इन फ्यूचर पीरियड है, ठीक है, एंड ये आपका इसका कॉफिशिएंट है साई, ठीक है, एंड लाइकवाइज डेल्टा मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे कैल्वो प्राइसिंग को दिखा रहा है, एंड एक्स टी जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया इट इज़ द आउटपुट गैप, ठीक है, इट इज़ द आउटपुट गैप, ठीक है। तो ये आपको पूरा इक्वेशन है, इसको याद कर लेना है एनकीपीसी मॉडल के लिए। तो ये आपकी ये लिखी, ठीक है, तो यहाँ पर करंट पीरियड इन्फ्लेशन है ये, एंड ये दो टर्म्स के फंक्शंस के रूप में दर्शाई गई है। सबसे पहले रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट पीरियड, जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ठीक है, एंड ऑल्सो द आउटपुट गैप, आउटपुट गैप क्या है, एक्स टी, ठीक है, तो ये पूरी आपको याद कर लेनी है, ठीक है, ओके। अब आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है हम कंपेयर करेंगे। अब एनकीपीसी मॉडल जो आया है उसका कुछ इमरजेंस भी तो होगा कि क्यों आया। तो पहले हम देखो, एनकीपीसी मॉडल जो है ना वो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, यानी कि हम आगे की पॉलिसीज़ के बारे में सोचेंगे। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन फिलिप्स का उससे अलग है, ठीक है, पहले एक फिलिप्स का होता था, तो हम न्यू केन्जियन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन होती थी, जो भी चीज़ें होती थी वो यहाँ पर, क्योंकि ये एक बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच था, ठीक है, तो एक बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच होने के कारण यहाँ पर हमारा इस वजह से यहाँ पर ये फ्लॉप हो गया, ठीक है, एंड ये फ्यूचरिस्टिक होने के कारण यहाँ पे इसकी एडवांटेजेस देखी जा सकती हैं। सो सबसे पहले दोनों को एक बारी बारी करके पढ़ेंगे एंड दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन जो है, हमने फिलिप्स कर्व की जो अभी वो पढ़ी थी इक्वेशन, वो आपको याद रखनी है भाई, ठीक है, इनको याद रख लेना, फिलिप्स कर्व की आपके इक्वेशन को, ठीक है, आई एम हाईलाइटिंग। तो फिलिप्स कर्व की इस इक्वेशन को आपको बहुत ध्यान रखना है, याद कर लेनी है, ठीक है, उसके बेसिस पे ही आपकी ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की। तो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन जो है, मैंने कि जैसे आपको बताया कि बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच है, एंड जो आपका न्यू फिलिप्स कर्व वाली थी वो आपकी फॉरवर्ड लुकिंग थी, इसलिए हम यहाँ पर ये जो देख रहे थे ना, वो हम नेक्स्ट पीरियड की इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग में देख रहे थे, यहाँ पे नेक्स्ट पीरियड की इन्फ्लेशन, लेकिन हम एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में यहाँ पर लिख दो पाई टी, तो यहाँ पे पाई टी इक्वल टू पाई टी माइनस वन प्लस एल्फा एक्स टी, तो ई टी पाई टी को हमने रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे पाई टी माइनस वन से, ठीक है, एंड हमारा ये इक्वेशन हमको मिल गई है, ठीक है। सो ये हमारी जो इक्वेशन है ये पूरी, ये हमारी है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन फिलिप्स कर्व की, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है, बुक से ही है ये। तो इट एज्यूम दैट बैकवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशंस, बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच है हमारी, एंड न्यू केन्जियन फिलिप्स कर्व हमारी फॉरवर्ड लुकिंग है, इसलिए यहाँ पर न्यू केन्जियन में हमारा आगे की इन्फ्लेशन आ रही है करंट फ्यूचर पीरियड की, एंड आपका जो यहाँ पर ये वाली इन्फ्लेशन है इसमें आपकी प्रीवियस पीरियड की इन्फ्लेशन आ रही है, क्योंकि ये बैकवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशन को दर्शा रहा है, ओके। अब देखो, ये जो हमारी न्यू केन्जियन फिलिप्स कर्व की इक्वेशन है, इसमें अगर हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, हम यहाँ पर इसको अगर एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन वाली इक्वेशन से कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करा है हमने, इस ई टी पाई टी प्लस वन की जगह पाई टी खाली सब्सिट्यूट करा है, एंड उस सब्सिट्यूट को करके हमको ये रिलेशन मिला है, क्योंकि हमें खाली पाई टी की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, इस इक्वेशन से, न्यू केन्जियन फिलिप्स कर्व वाली इक्वेशन से खाली पाई टी की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने ई टी इंटू पाई टी प्लस वन की जगह पाई टी पुट करा है, तो उससे हमारा क्या आ रहा है, ये चीज़ हमारी आ गई। तो सपोज़ करो कि अगर हमारा जो ये साई है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है, तो ये जो अगर हमारा साई है, डिस्काउंटिंग फैक्टर है, वो अगर हमारा वन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर हमारा वन हो जाता है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि ये पूरा पाई टी
पाई टी किसके इक्वल चला गया, पाई टी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स दी इन्फिनिटी, ठीक है। तो पाई टी हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। एंड टू अवॉइड दिस केस, टू अवॉइड दिस सिनेरियो, हमारा आउटपुट गैप को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। आउटपुट गैप अगर जीरो हो गया, आउटपुट गैप अगर जीरो हो गया तो इट मीन्स क्या कि हमारी पाई टी भी जीरो हो जाएगी। एंड अगर हमारी इन्फ्लेशन ही जीरो हो गई तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फिलिप्स कर्व है, हमारा जो फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल हो जाएगा, यानी कि दैट विल बी नो लॉन्गर अ न्यू केजियन फिलिप्स कर्व, अब वो वर्टिकल फिलिप्स कर्व बन जाएगा अगर ये सिनेरियो अराइज हो गया। तो अगर हमारा आउटपुट गैप जीरो हो गया तो हमारा न्यू केजियन फिलिप्स कर्व जो होता था वो हमारा अब नॉर्मल फिलिप्स कर्व बन जाएगा, वर्टिकल फिलिप्स कर्व बन जाएगा, ठीक है। वन मोर थिंग जो यहाँ पर दिखाई गई है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है, जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना वो सारा मेरे नोट्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हाँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारा जो साई है, साई अगर हमारा यहाँ पर जो ये साई है ये अगर हमारा -1 से कम, यहाँ पे अगर 1 से कम होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फ्यूचर हैज़ लेस वेट देन प्रेजेंट, यानी कि देन इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हमारा ये हो जाएगा। मतलब सिंपली ये वाली जो भी कंडीशंस अराइज हो रही हैं जिसमें हम ई टी इंटू पाई टी प्लस 1 की जगह पाई टी रख रहे हैं, ये सिंपली हमारा कब अराइज हो रही है, जब हमारा जो साई है वो हमारा लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है, ठीक है, हमने क्या करा है कि ये पूरा देखो, हमने क्या करा है कि जो हमारा ये पूरा है, ये जो पूरी चीज़ है, ठीक है, ये ब्रैकेट में जितनी है ये हमने मान ली कांस्टेंट, क्योंकि देखो ये हमारी कैल्वो प्राइसिंग भी कांस्टेंट है, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कांस्टेंट है, सारा ही पूरा कांस्टेंट हो गया। बाकी बचा इनटू ए एक्स और अल्फ़ा, ये देखो यहाँ पे ए नहीं है, ये अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा एक्स टी। तो अल्फ़ा एक्स टी यहाँ पे हमने पूरा कांस्टेंट इंटू अल्फ़ा एक्स टी। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, हमारी एन के पी सी इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हमारा साई जो है वो लेस देन 1 होगा, एंड उस केस में हम ए टी इंटू पाई टी प्लस 1 की जगह पाई टी रखेंगे, एंड देन हमारा ये पूरा जो इक्वेशन है वो यहाँ पर आएगा। ओके ओके, अब देखो यहाँ पर हमारा अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन फिलिप्स कर्व एंड न्यू केजियन फिलिप्स कर्व यानी कि एन के पी सी, इनमें हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ग्राफ्स के ज़रिए इन्हें समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना, अब यहाँ पे दिखाया गया है कि ये तो हमारा इन्फ्लेशन वाला ग्राफ है दोनों जगह, एंड साइमल्टेनियसली इनके आउटपुट गैप, यहाँ पे हमारा एक्स टी वाला ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा एक्स टी वाला ग्राफ है। ओके, सो हमारा क्या हो रहा है, देखो ये हमारा पूरा आउटपुट गैप को दर्शा रहा है। ये जो आपका बल्ज है ये हमारा आउटपुट गैप है, ये भी हमारा पूरा आउटपुट गैप है, ठीक है। सो यहाँ पर अब समझेंगे अच्छे से, ठीक। तो देखो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले जैसे कि हमारा आउटपुट गैप अगर यहाँ से आया है, यहाँ पर अगर हमारा आउटपुट गैप आ रहा है तो उस केस में यहाँ पर देखो जब तक हमारा आउटपुट गैप कांस्टेंट है, 0 पर है, तब तक हमारी इन्फ्लेशन भी 0 पर है, ठीक है। एट दिस लेवल, इस लेवल तक हमारी इन्फ्लेशन भी कांस्टेंट रही है। लेकिन जैसे ही हमारा आउटपुट गैप यहाँ पर आया, बल्ज आया ये वाला, ठीक है, जैसे ही हमारा ये वाला बल्ज आया है, ये वाला बल्ज, ठीक है, तो उसमें हमें क्या हो रहा है, उसमें हमारा ऊपर वाला कर्व भी थोड़ा बहुत चेंजेस को फेस कर रहा है। इस बल्ज के कारण हमारा जो ये इन्फ्लेशन है वो ग्रेजुअली राइज होनी शुरू हो गई है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन वाले कर्व में, ठीक है। एंड यहाँ तक जब तक आउटपुट गैप रहा तब तक ये ग्रेजुअली राइज ही होती रही है हमारी इन्फ्लेशन, ठीक है। लेकिन जैसे ही आउटपुट गैप ख़त्म हुआ तब हमारी ये कांस्टेंट हो गई, ठीक है, कौन, इन्फ्लेशन। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं न्यू केजियन फिलिप्स कर्व की बात करूँ तो यहाँ पे जब तक ये कांस्टेंट था तब तक तो चलो ये कांस्टेंट है आउटपुट गैप, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे आउटपुट गैप ये आता है, ठीक है, यहाँ तक ये कांस्टेंट है हमारी इन्फ्लेशन, लेकिन जैसे ही आउटपुट गैप आता है तो एकदम से स्पाइक आता है हमारा इन्फ्लेशन में। लेकिन हमारा आउटपुट गैप यहाँ पे स्टिल कंटिन्यू है, पॉजिटिव है, लेकिन स्टिल यहाँ पर हमारी इन्फ्लेशन डिक्लाइन होनी चालू हो जाती है, ठीक है, जब तक हमारा आउटपुट गैप रहता है। यानी कि एक चीज़ हमने नोटिस करी, यहाँ अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन वाले केस में आउटपुट गैप अगर है तो उसमें हमारा इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा राइज करेगा। मतलब अगर हमारा एक्स टी आउटपुट गैप बढ़ रहा है तो हमारा क्या, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन वाले केस में हमारा पाई टी भी बढ़ेगा,
ठीक है। एंड हम ये किस इक्वेशन के बलबूते पे कह पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, देखो हमने अभी पढ़ा है कि ये वाली इक्वेशन अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन वाली। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन शेयर कर रहे हैं ना, अगर पाई टी अगर बढ़ेगा तो यानी कि एक्स टी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वही हमारा रिलेशन इस ग्राफ में शो हो रहा है कि पाई टी अगर बढ़ेगा तो एक्स टी भी बढ़ेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अगर एक चीज़ घट रही है तो दूसरी ना घटे, ठीक है। तो यानी कि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है न्यू केन्जियन वाले में कि हमारा अगर आउटपुट अगर हमारा बढ़ भी रहा है तो एकदम से इमीडिएट शॉक आता है इन्फ्लेशन में, एंड देन ग्रेजुअली इन्फ्लेशन डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड ये जो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज होना चालू हो रही है, कोई पॉलिसी का इंटरवेंशन नहीं हो रहा। बट हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये ऐसी स्टेबलाइज नहीं हो रही है तो पॉलिसी का इंटरवेंशन भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी न्यू केन्जियन फिलिप्स कर्व एंड एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन फिलिप्स कर्व मैंने आपको इस पूरे ग्राफ में समझा दिया है, एंड इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक चीज़ और में यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं कि जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आउटपुट गैप इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमारी जो मार्केट में डिमांड है वो यहाँ पर कम होनी चालू हो जाएगी। यानी डिमांड अगर कम हो गई तो क्या यहाँ पे बेरोजगारी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर आएगा, ठीक है। एंड आपका जैसे कि आपका अगर ये हमारा तब का सिनेरियो होगा जब हमारा नेगेटिव आउटपुट गैप होगा। नेगेटिव आउटपुट गैप कब होगा? जब हमारा आउटपुट गैप जो है वो हमारा डिक्रीज होना चालू होगा। एंड इसी तरीके से आपकी, चूंकि डायरेक्टली रिलेटेड है, तो हमारा जो पाई टी है यानी कि इन्फ्लेशन है वो भी डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। तो आपके तीनों सिनेरियो यानी रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, डिमांड घट जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, तब इस तीनों सिनेरियो आपके अप्लाई होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। सो इसी से ही आपका, चूंकि आपका इन्फ्लेशन भी घट रही है तो इसका मतलब भी डिसइन्फ्लेशन की सिचुएशन भी देगा। यानी कि इट इज़ चैलेंजिंग फॉर द इकोनॉमी इन द अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, ये वर्स्ट सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट आवर न्यू केन्जियन फिलिप्स कर्व, उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उसमें सब ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर एक्स टी आउटपुट गैप बढ़ भी रहा है तब भी हमारी जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर घट रही थी, ठीक है। यानी कि हमारा इन्फ्लेशन घट रही है तो मतलब हम क्या करेंगे, हम डिमांड क्रिएट करनी है। तो यानी कि इन्फ्लेशन घट रही है तो मतलब हमें डिमांड क्रिएट करनी है, तो हम रियल इंटरेस्ट रेट को घटाएंगे, हमारी डिमांड क्रिएट होगी, एंड हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब दिस इज मोर ओवर गिविंग अ पॉजिटिव इफेक्ट। देयरफॉर here is your new Keynesian Phillips curve that is a better approach than the adaptive expectation Phillips curve. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टेबलाइजेशन बायस। देखो स्टेबलाइजेशन बायस में मैं शॉर्टली बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ना सेंट्रल बैंक के पास ना दो पावर होती हैं। एक होता है कमिटमेंट, कि वो पहले से ही एक साल में जो भी चेंजेस आने वाले हैं उसे तो नहीं पता होगा, बट स्टिल दे आर फॉर्मुलेटिंग सम पॉलिसीज़, ठीक है। एंड एक होता है डिस्क्रिशन, एंड इन दैट डिस्क्रिशन वो जो भी कंटिजेंसी आएगी बीच में किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे वो अपने अकॉर्डिंग उसको टैकल करेगी। यानी कि सेल्फ रूल मेकिंग पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिशन, मतलब अपने अकॉर्डिंग वो कुछ भी कर सकता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। सो इट इज़ मोर ओवर थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपका जो है यहाँ पर हार्ड, यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सेस देता है आपका डिस्क्रिशन, ठीक है। तो इफ़ दे कुड इंस्टेड कमिट टू अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लान देन द कॉस्ट ऑफ एडजस्टिंग टू इकोनॉमिक शॉक्स विल बी लोअर। लेकिन डिस्क्रिशन में हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट की जो शॉक आती है, इकोनॉमिक जो शॉक आता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजिड पॉलिसीज़ और बहुत ज़्यादा हार्ड पॉलिसीज़ जो है सेंट्रल बैंक अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डिस्क्रिशन में लेता है। लेकिन कमिटमेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ पहले से ही फॉर्म हो जाती हैं, एक कमिटमेंट हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉस्ट ऑफ एडजस्टिंग टू इकोनॉमिक शॉक्स है वो यहाँ पर हमारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। देखो ऑल तो ये ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो डिस्क्रिशन है उससे बेहतर आपका कमिटमेंट है, लेकिन कोई भी सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री में कमिटमेंट को फॉलो नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट, बट डिस्क्रिशन ही यहाँ पर इसलिए फॉलो होता है। ओके, तो यहाँ पे सारा दे रखा है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है कि डिस्क्रिशन कॉजेज कॉस्टली एडजस्टमेंट ड्यू टू स्टेबलाइजेशन बायस वाइल कमिटमेंट रिड्यूस दिस कॉस्टेज, ठीक है, कॉस्ट, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट।
तो हेयर इज़ योर डिस्क्रिशन एंड कमिटमेंट। तो डिस्क्रिशन में मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, मतलब बुक का ही रीडिंग का डायग्राम है। तो डिस्क्रिशन में आपका क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिशन में हार्ड डिसीजन हम लेंगे, यानी कि एकदम से हम इन्फ्लेशन को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ए से हम कहाँ पे आ जाएंगे, जेड पे आ जाएंगे। ये आपका मॉनेटरी रूल लाइन है। ठीक है, एंड आपका जो आपका आउटपुट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, आउटपुट गैप। एंड इसी तरीके से आपका यहाँ पे कमिटमेंट के केस में क्या होगा, हम एकदम से पहले तो हमारे टारगेटेड इन्फ्लेशन से कम पॉइंट पहुँचेंगे, बट ग्रेजुअली थिंग्स विल हैपन एंड हम यहाँ पर ग्रेजुअली आएंगे। तो ग्रेजुअली अगर कोई चीज़ होती है तो उससे हम इतना ज़्यादा हमें पता नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पे कमिटमेंट जो है वो यहाँ पे बढ़िया है। ठीक है, सो ये जो डॉट्स हैं वो डिनोट कर रही हैं कि ग्रेजुअली चीज़ें हो रही हैं, ग्रेजुअली हमारा इंक्रीज यहाँ पर कर रहे हैं एंड इन्फ्लेशन को यहाँ पर अपना लाइन पे ला रहे हैं। ठीक है, लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ NKDHE मॉडलिंग। एंड इन NKDHE का मतलब है डायनेमिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो NKDHE को हम वर्कहाउस मॉडल भी कहते हैं फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड इसमें हम 3 फंडामेंटल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, न्यू केंजियन फिलिप्स का IS इक्वेशन, मॉनेटरी रूल। न्यू केंजियन फिलिप्स का वो भी बताया है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द आउटपुट गैप एंड द इन्फ्लेशन। IS इक्वेशन इंटरेस्ट रेट एंड द आउटपुट के बीच में बताता है हमारा रिलेशन। एंड मॉनेटरी रूल हमारा जो सेंट्रल बैंक की इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसीज होती हैं उनके बारे में बताता है, जो भी मैंने इसमें दिखाया भी था आपको डायग्राम में। ये आपको मॉनेटरी रूल लाइन है। ठीक है, एनकेडीएचई की कैसे इवोल्यूशन हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने कि बताया शुरुआत में ही कि सबसे पहले आपका सोलो मॉडल और न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल आया। उसमें फिर आपका रेशनल एक्सपेक्टेशन एंड टेक्नोलॉजिकल शॉक्स अगर जुड़े तो हमारा आरबीसी मॉडल और रियल बिजनेस साइकिल मॉडल आया। फिर अगर आरबीसी मॉडल में हम यहाँ पर कुछ चीज़ जोड़ें, पहला है इनपरफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम यहाँ पर रियल रिजिडिटी भी कहते हैं, रियल रिजिडिटी। ठीक है, तो आरबीसी मॉडल को हम रियल रिजिडिटी कहते हैं, और स्टिकी प्राइसेस और प्राइस स्टिकीनेस को हम यहाँ पर नॉमिनल रिजिडिटी कहते हैं। ठीक है, नॉमिनल रिजिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम आरबीसी मॉडल में मनी का फैक्टर, इम्परफेक्ट कंपटीशन का फैक्टर एंड हमारा स्टिकी प्राइसेस का फैक्टर जोड़ें, देन हमारा एनकेडीएचई मॉडल जिसमें हमारा IS, PC एंड MR 3 इक्वेशंस आती हैं, वो हमारा आ जाएगा। एंड इस एनकेडीएचई मॉडल के स्ट्रक्चर को हम टेलर रूल से समझते हैं। ठीक है, टेलर रूल जो आपका था वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, बट इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट इसे आप समझ सकते हैं कि हाँ, टेलर रूल का यूज़ हम यहाँ NKDHE के स्ट्रक्चर को बस समझने में करते हैं, बस इतना ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम बाद में बात करेंगे कि NK मॉडल जो है वो सेम एज RBC मॉडल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आर के एंड डिफरेंट है हमारा 3 इक्वेशन मॉडल से, क्योंकि आरबीसी मॉडल में आपने 2 चीज़ क्या पढ़ी है, रेशनल एक्सपेक्टेशन एंड टेक्नोलॉजिकल शॉक्स एंड इंटरटेम्पोरल ऑप्टिमाइजिंग चॉइसेस। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें, रेशनल एक्सपेक्टेशन और आपका इंटरटेम्पोरल ऑप्टिमाइजेशन, ये आपका आरबीसी मॉडल में है, और ये हमारा एनके मॉडल में भी है, तो यानी कि इन दोनों में सिमिलैरिटी हो गई। बट ये चीज़ किस में नहीं है, 3 इक्वेशन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर एनके मॉडल आरबीसी जैसा तो है, यहाँ पे सिमिलैरिटी शो कर रहा है, बट इस सिनेरियो में 3 इक्वेशन मॉडल से आपका यहाँ पर डिफरेंसेस शो कर रहा है। लेकिन आपका 3 इक्वेशन मॉडल से कैसे सेम है ये वाला आपका एनके मॉडल, न्यू केंजियन मॉडल, क्योंकि 3 इक्वेशन मॉडल में क्या था हमारा, इम्परफेक्ट कंपटीशन था, प्राइस स्टिकीनेस थी, तो वही चीज़ आपकी एनके मॉडल में भी है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है एंड प्राइस स्टिकीनेस है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वी हैव रेड कि आरबीसी मॉडल में आपका प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, वेज फ्लेक्सिबिलिटी है एंड आपका परफेक्ट कंपटीशन है, अजम्पशन में पढ़ा था अभी हमने। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन है एंड आपका वेज फ्लेक्सिबिलिटी है और प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो वो हमारा किस में नहीं है, वो हमारा एनके मॉडल में नहीं है, इसलिए ये आरबीसी मॉडल से डिफरेंट है। सो तीनों मॉडल के कंपेरिजन्स हैं, वही सारी चीज़ें लिख रखी हैं जो मैंने पहले बताई हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो एट द एंड आई एम टेलिंग कि येस, हेयर इज़ द पूरा मटेरियल पैकेज जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, PYQs मिल रहे हैं, नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे नोट्स हैं चैप्टर्स के। सो ऑल दीज थिंग्स यू आर प्रोवाइडेड, simply you have to text on the given WhatsApp number. I am writing again
सो यू कैन टेक्स्ट ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। सो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं फॉर गेटिंग दोज नोट्स। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़।